आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है तथा इसके कौन कौन से प्रभाव होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कहते किसे हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। किसी भी कंडक्टर में चार्ज की दर, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाह होते हैं या फिर चार्ज आसानी से प्रवाह होता है। तो किसी भी कंडक्टर में चार्ज की दर होती है, या फिर इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं हम करंट की कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, क्लोज सर्किट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। किसी भी बंद इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उसके बाद में है इलेक्ट्रिक करंट की चाल क्या होती है। जो इलेक्ट्रिक करंट की चाल होती है वो प्रकाश की चाल के इक्वल होती है। तो वो चाल क्या होती है, इसकी चाल होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट की चाल है या फिर प्रकाश की चाल है, वो चाल है 3 × 10⁸ क्या भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो रफ्तार रहती है वह प्रकाश की भी रफ्तार यही है और इलेक्ट्रिक करंट की भी रफ्तार यही है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है या फिर प्रकाश दौड़ता है। दोनों की एक जैसी चाल है। उसके बाद में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को क्या, किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। और इसको ए से भी दर्शाया जाता है। जैसे आई = 5A। इसका मतलब क्या हुआ कि आई का मतलब है करंट। करंट कितना है, 5 एम्पियर। क्या है, 5 एम्पियर है। एम्पियर इसकी इकाई है और आई से इसको डिनोट किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक है, इसका ए के अनुसार जैसे एम्पियर है उसके अनुसार भी, या फिर इसका जो एक और जो अन्य मात्रक होता है कूलाम पर सेकंड, क्या होता है, कूलाम पर सेकंड भी इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है। और एम्पियर भी इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है। जो एम्पियर नामक जो वैज्ञानिक रहे हैं, आंद्रे मैरी एम्पियर जो थे, उनके नाम के ऊपर ही इसकी इकाई को रखा गया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, आई का इस्तेमाल किया था। आई से डिनोट किया था इलेक्ट्रिक करंट को। आई से डिनोट क्यों किया जाता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट में किसी भी इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर जो है, जो कंडक्टर के किसी पॉइंट में कितने इंटेंसिटी की करंट 1 सेकंड में दौड़ती है, तो वो इंटेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट को आई से डिनोट किया जाता है। वह जो आई लिया गया है वो इंटेंसिटी से लिया गया है। वैसे तो सब पहले इलेक्ट्रिक करंट की होती है इलेक्ट्रिक करंट। करंट में क्या आता है, CURRENT करंट, लेकिन सी से डिनोट नहीं किया जाता। ये सी से डिनोट किया जाता है कैपेसिटर को। यहाँ पे करंट की इंटेंसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है, इंटेंसिटी के हिसाब से। वरना इसको सी से डिनोट कर सकते थे, लेकिन सी से डिनोट नहीं किया, क्योंकि सी से डिनोट किया जाता है कैपेसिटर को, ठीक है ना। इसीलिए आई डिनोट किया जाता है, आई से इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है इसकी करंट की इंटेंसिटी के हिसाब से। उसके बाद में है इलेक्ट्रिक करंट सामान्य रूप से क्लोज सर्किट में या फिर असामान्य रूप से शॉर्ट सर्किट के, क्लोज सर्किट और शॉर्ट सर्किट के अंदर ही इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है। ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट नहीं दौड़ता। 3 प्रकार के सर्किट होते हैं, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में किसी प्रकार का करंट नहीं दौड़ता। क्लोज सर्किट में सामान्य रूप से दौड़ता है। जब असामान्य रूप से बात की जाए तो शॉर्ट सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कुछ समय के लिए दौड़ता है, बाद में शॉर्ट हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि कहीं पे बिजली से आग लगती है तो क्या बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ऐसा आप हेडलाइन में, न्यूज़ में आप देखते हैं। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है, जिसके अंदर नॉर्मल करंट से अधिक करंट प्रवाह होने लग जाता है सर्किट में। शॉर्ट सर्किट में कुछ समय के लिए होता है ये, और उसके बाद में आग में तब्दील हो जाती है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से आग लगती है। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अदिश राशि है। और इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रवाह है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है वह दौड़ता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। इलेक्ट्रिकल करंट जो दौड़ता है पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर फेज टू न्यूट्रल, और जो इलेक्ट्रॉन जो दौड़ते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव दौड़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह
करंट और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो आपस में विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पीयर मीटर से मापा जाता है। एम्पीयर मीटर का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल करंट को मापने के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी को मापने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो एसटी लाइन के ऊपर जो इस्तेमाल किया जाता है, सीटी का इस्तेमाल किया जाता है करंट को मापने के लिए। सीटी पीटी जैसे आप आगे भी पढ़ेंगे, शायद आपको पता भी होगा। करंट ट्रांसफार्मर, सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर, पीटी का मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है और इनका इस्तेमाल किया जाता है एसटी लाइन या एक्स्ट्रा हाई वो जो ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए सीटी का, और पोटेंशियल मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए पीटी का इस्तेमाल किया जाता है। एम्पीयर मीटर सर्किट के सीरीज में लगता है। एम्पीयर मीटर किस में लगता है? सीरीज के सर्किट में। और पैरेलल में लगता है वोल्ट मीटर। ये जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से अच्छे प्रकार से देखें आप इसको। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इलेक्ट्रिकल करंट के जो प्रकार है वो दो प्रकार के होता है इलेक्ट्रिक करंट। एक होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले जान लेते हैं जो डायरेक्ट करंट है वो कौन सा है। डायरेक्ट करंट में क्या है कि वह करंट जिसका मान व दिशा दोनों हमेशा स्थिर रहते हैं। इसका जो डायरेक्ट करंट है उसके मान भी, उसके मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, या फिर उसकी दिशा है वो स्थिर रहती है, एक ही दिशा में बहता है, पॉजिटिव में बहता है। उसके जो मान है वह भी पॉजिटिव में रहता है, एक दिशा में रहता है। ये इसके मान व दिशा दोनों नहीं बदलते डायरेक्ट करंट के। और डायरेक्ट करंट में फ्रिक्वेंसी का मान 0 होता है। डायरेक्ट करंट में फ्रिक्वेंसी नहीं होती, इसका मतलब ये है फ्रिक्वेंसी 0 होती है। और यह कि जो है डायरेक्ट करंट है वो कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं? सेल से कर सकते हैं, बैटरी से कर सकते हैं, डीसी जनरेटर से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से हम डायरेक्ट करंट का क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट करंट प्राप्त कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है कि डायरेक्ट करंट का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? सेल में डायरेक्ट करंट का उपयोग होगा, बैटरी चार्जिंग में होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट की परत को चढ़ाना, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। उसके इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? डीसी का इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल किया जाता है। धातु शुद्धिकरण में, मेटल प्योरिफिकेशन में भी किसका इस्तेमाल? डीसी का। एक्साइटेशन में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? डीसी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? वह करंट जिसका मान और दिशा दोनों हमेशा परिवर्तित होती रहती है। मान व दिशा कभी पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव ऑफलाइन, फिर नेगेटिव ऑफलाइन में चलेगी, ठीक है ना। तो ये जो है अल्टरनेटिंग करंट, यह अपना मान व दिशा दोनों बदलते रहते हैं, उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और यह किससे पैदा होता है? अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटर से पैदा होता है। अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटर से पैदा होता है। अल्टरनेटर को और किस नाम से जाना जाता है? एसी जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। किससे नाम से जाना जाता है? एसी जनरेटर के नाम से भी अल्टरनेटर को जाना जाता है। और इसके अंदर अल्टरनेटर में क्या होती है? फ्रिक्वेंसी होती है। अल्टरनेटर में क्या होती है? फ्रिक्वेंसी होती है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव चलती है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो इंडिया की फ्रिक्वेंसी, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा जब भी एग्ज़ाम आप देने के लिए जाएंगे, चाहे वो आईटीआई वाले बच्चे हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये फेवरेट क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया की फ्रिक्वेंसी कितनी है। इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्वेंसी है इंडिया में, वो 50 हर्ट्ज़ है। कितनी है? 50 हर्ट्ज़। लेकिन अमेरिका की कितनी है? 60 हर्ट्ज़। कितनी? 60 हर्ट्ज़। और जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका उपयोग घरेलू कार्यों में या फिर औद्योगिक क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल, अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे घरों में आप बल्ब जलाते हैं, घरों में फ्रीज चलता है, मोटर चलती है, ठीक है ना। तो ये जो है फ़ैन वगैरह चलते हैं, तो ये किससे चलते हैं? वॉशिंग मशीन जो चलती है, यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है? अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है जो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके प्रभाव कौन कौन से हैं? बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके शायद दैनिक जीवन में आप देखते रहते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट के कौन कौन से प्रभाव है। चलो आज पढ़ लेते हैं कौन कौन से प्रभाव है इलेक्ट्रिकल करंट के।
बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्या है इलेक्ट्रिकल करंट का जो प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव आप कहाँ पे देखते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखते हैं, बैटरी चार्जिंग जो कही जाती है, उसके अंदर बैटरी के अंदर H2SO4 होता है। यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। वहाँ पे क्या होता है, यदि आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, लेक्चर आता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक करें। तो अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे अगले एक छोटे से प्रयास में। तब तक के लिए धन आवेश तथा ऋण आवेश से युक्त हो जाती है। वो इलेक्ट्रोड जो उससे युक्त हो जाती है, धन आवेश से एक ऋण आवेश से हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं हम? रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक प्रभाव। जैसे आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बैटरी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो लिक्विड जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो छड़ें इस्तेमाल की जाती है वो इलेक्ट्रोड होते हैं। जब उसको सप्लाई दी जाती है बैटरी को, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो चार्ज होने लग जाएगा। चार्ज होकर के क्या होगी, जो प्लेट है उसके अंदर वो आवेशित हो जाएगी। एक प्लेट धन आवेशित, दूसरी ऋण आवेशित हो जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, केमिकल इसमें रिएक्शन हो जाएगा। क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल प्रभाव होगा। इसी को क्या कहा जाता है? रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। करंट की वजह से हुआ ये सब कुछ, करंट का रासायनिक प्रभाव। उसके बाद में क्या है? ऊष्मीय प्रभाव। जो करंट है उसका ऊष्मीय प्रभाव कैसे आप देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं? जब चालक में इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव होता है, क्या होता है? जब चालक में इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव होता है तब प्रतिरोध करंट का क्या करता है? विरोध, रेजिस्टेंस होता है ना। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के बहने में बाधा उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये करंट के बहने में बाधा उत्पन्न करेगा, जिसके कारण क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे कंडक्टर में, उसके अंदर उसका कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, तो वो उस इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रॉनों को दौड़ने के लिए क्या करेगा? बाधित करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। जैसे उदाहरण के लिए विद्युत जो हीटर जो है, या फिर इलेक्ट्रिक लैंप है, विद्युत इस्त्री जो है, प्रेस जो है, जो हम घर में प्रेस करते हैं, वो जो है विद्युत हीटर जो है, ये सभी के सभी किसके प्रभाव है? करंट के ऊष्मीय प्रभाव के एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे हम समझ सकते हैं, जैसे हम कंडक्टर में करंट को दौड़ाते हैं और करंट दौड़ता है और करंट का विरोध भी होता है। करंट का विरोध होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। हीटर में क्या होता है, जब उसको सप्लाई दी जाती है तो बाहर ऊष्मा निकलती है, तो वो क्या होगा? करंट का ऊष्मीय प्रभाव कहलाएगा। उसके बाद में है करंट का चुंबकीय प्रभाव। जब कंडक्टर के अंदर से करंट का प्रभाव होने लग जाए, क्या होगा? चालक में करंट के प्रभाव के दौरान करंट में के प्रभाव की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। जैसे मोटर जो होती है, मोटर आप देखते हैं घरों में मोटर यूज की जाती है, तो उसके अंदर क्या बनता है? अंदर के अंदर वाइंडिंग होती है, ठीक है ना। जो आवरण होता है, आउटर बॉडी जो होती है, उसके अंदर स्लॉट होते हैं, स्लॉटों के अंदर वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग में जब सप्लाई दी जाती है तो वो क्या होता है? वहाँ पे मैग्नेटिक प्रभाव देखने को मिलता है। उस मैग्नेटिक प्रभाव की वजह से ही अंदर रोटर जो होता है वो घूमता है, ठीक है ना। उस मैग्नेटिक प्रभाव की वजह से घूमता है, तो उसको क्या कहा जाता है? चुंबकीय प्रभाव। करंट का चुंबकीय प्रभाव, जैसे जनरेटर हो गई, मोटर, विद्युत घंटी हो गई, तो इससे चुंबकीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। और जैसे हम मैग्नेट बनाते हैं, मैग्नेट भी बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बोलते हैं, वो भी क्या है? चुंबकीय प्रभाव से ही होता है। उसके बाद में करंट का जो गैसीय प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव जो है, वो कहाँ पे देखते हैं हम? जब ग्लास ट्यूब के कुछ भाग से इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो आयनीकरण होने लगता है और प्रकाश किरणें पैदा होती है। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब है, उसके अंदर से क्या है? उसके अंदर क्या है? फ्लोरोसेंट ट्यूब है, उसमें गैस है, मरकरी वेपर लैंप है, गैस है, नियॉन लैंप है, उसमें नियॉन गैस है। तो उन गैस से यदि इलेक्ट्रॉनों को गुजारा जाए तो उसमें से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। गैस में से क्या? प्रकाश निकलता है, ठीक है ना। तो गैसीय प्रभाव हो गया ये, या फिर इसको हम प्रकाशीय प्रभाव भी कह सकते हैं। उसके बाद में है एक्सरे किरण प्रभाव। जैसे एक्सरे किरण जो प्रभाव है, पांचवा जो पॉइंट है, जब किसी का इलाज करें हम, इसमें मेडिकल लाइन में भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना।
जो आंतरिक भाग है, जो एक्सरे लिए जाते हैं, ठीक है ना, जो एक्सरे लिए जाते हैं उसके अंदर भी क्या इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को उसके अंदर से प्रवाह किया जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, अपने जो इंटरनल जो पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं, उनकी जो हड्डियाँ जो है, मांसपेशियाँ जो भी है, उसके छाया चित्र लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, छाया चित्र, एक्सरे भी लिया जाता है। यह भी किसका प्रभाव है, करंट का एक्सरे प्रभाव कहलाता है। उसके बाद में क्या है, जो छठा पॉइंट है बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसके वजह से जो शारीरिक जो प्रभाव है, इलाज भी किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से शरीर को कुछ मात्रा में, डॉक्टर की निगरानी में कुछ मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट के जो झटके दिए जाते हैं वो शारीरिक प्रभाव के अंदर आते हैं, ठीक है ना। इसको बड़े सावधानी से, और जो एक्सपर्ट जो लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, वो ही इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा इसका इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। आपको पता ही है सब बाकी सब बातों का। तो इसके अंदर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या रहेगी, जब नॉर्मल मात्रा से अधिक इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव मानव या जानवर शरीर से गुजरता है, तब शरीर को खतरनाक झटका लगता है, इससे मानव या जानवर की मृत्यु हो सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमको यदि करंट लगेगा तो अपनी जो मांसपेशियाँ है वो सिकुड़ने लग जाएगी। तो वो क्या हो गया, करंट का शारीरिक प्रभाव हो गया। क्या हो गया, करंट का शारीरिक प्रभाव। इससे मौत भी हो जाती है, इससे इलाज भी किया जाता है। मानव शरीर के लिए 0 से लेकर 5 मिली एम्पीयर करंट जो है वो संवेदनहीन है, इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है 0 से 5 मिली एम्पीयर का करंट। लेकिन 6 से 20 मिली एम्पीयर का करंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक शॉक देगा आपको। क्या देगा, वो इलेक्ट्रिक शॉक प्रदान करेगा आपको, यदि आप 6 से 20 मिली एम्पीयर करंट है तो। यदि 21 से 50 मिली एम्पीयर करंट है तो आपको हृदयघात भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। और क्या है कि 1000 मिली एम्पीयर, 1000 मिली एम्पीयर मतलब 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर का करंट यदि आपको लगता है तो आपकी मौत निश्चित तौर पे मौत हो सकती है, निश्चित ही मौत हो जाएगी 1 एम्पीयर का करंट। 0 से 5 मिली एम्पीयर का करंट कोई प्रभाव नहीं डालेगा ज़्यादा। 6 से 20 मिली एम्पीयर का करंट जो इलेक्ट्रिक शॉक देगा। 21 से 50 मिली एम्पीयर का हार्ट अटैक दे सकता है। 1000 मिली एम्पीयर या फिर इसको बोले हम 1 एम्पीयर, इससे निश्चित मौत हो सकती है। तो बड़े मतलब सावधानी से इलेक्ट्रिकल काम को करना चाहिए हमें। ये ना हो कि हमें कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस होकर के आप इलेक्ट्रिकल काम को करें, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। शांत मन से करें यदि आपको काम आता है तो, अदरवाइज मना करें, कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सेफ्टी सबसे पहले इलेक्ट्रिकल काम में या फिर किसी अन्य काम में, सेफ्टी पहले काम बाद में, ठीक है ना। तो बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस शारीरिक जो प्रभाव है इसका कोई शिकार ना हो, इसलिए सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रिक शॉक से मानव शरीर का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक से मानव शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मरीज को गर्म स्थान पर रखना चाहिए। यदि ऐसी कोई स्थिति होती है तो गर्म स्थान पे रखना चाहिए। और इसमें क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, जो अंतिम जो पॉइंट रहेगा, चिकित्सक की निगरानी में नियंत्रित विशेष निम्न मान के इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग करके मानव के मानसिक रोग का उपचार किया जाता है। विशेषज्ञ जो होते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं, उनकी निगरानी में और निश्चित नियंत्रित मान का जो यदि करंट दिया जाए तो मानसिक रोग का उपचार भी किया जा सकता है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। उसके बाद में है, अपने आप पर या फिर किसी अन्य किसी जनजीवन पर कभी भी इस कथन का पालन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक शॉक का ये देखने के लिए, जांचने के लिए किसी प्रकार से किसी भी जानवर पे या फिर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये आपसे सभी से है कि आप सेफ्टी के साथ अच्छे ढंग से और इंसुलेटेड औजारों का ही उपयोग करें यदि आपको इलेक्ट्रिक काम करने की आवश्यकता कहीं पे पड़े तो। सबसे पहले आप सेफ रहें, उसके बाद में ही इलेक्ट्रिक जो काम जो है उसको आप करें। यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।